संसाधन के अनुचित प्रयोग और अनुचित अनुरक्षण द्वारा निम्नीकरण, ठीक है ना। इसमें जो है हम लोगों को सबसे पहले बताया जाएगा मृदा अपरदन के बारे में। किसके बारे में? मृदा अपरदन किसको कहते हैं, मरुस्थलीकरण क्या है, मृदा अपरदन क्या है, ये चीज़ें बताई जाएंगी। तो यहाँ से हम बता रखे हैं पहले भी कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आता नहीं है, और क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव तो है ही नहीं, ऑब्जेक्टिव नहीं है, इसमें केवल लिखने वाला क्वेश्चन आता है। तो यहाँ सबसे पहले मृदा अपरदन लिखना है। मृदा अपरदन किसको कहते हैं बताएं? मृदा अपरदन कहते हैं मिट्टी के ऊपरी परत का हवा के द्वारा, बारिश के पानी द्वारा, ठीक है ना, मिट्टी के ऊपरी परत का क्या हो जाना, बह जाना या उड़ जाना, क्या कहलाता है? मृदा अपरदन, मिट्टी का कटाव। समझ में आ रहा है ना? जब मिट्टी का कटाव होगा तो ऊपरी मिट्टी जो होती है, मृदा की ऊपरी परत सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है, वो जब हट जाएगी तो उसके बाद से जो है फसल हमारे हो पाएंगे क्या? नहीं हो पाएंगे। फसल जो है वो अच्छे से हो नहीं सकते हैं, डेवलप नहीं कर सकते हैं, और उसके बाद जो है ये कारण बन जाता है किसका? मरुस्थलीकरण का, डिज़र्ट का निर्माण हो जाता है। आज हम लोग जो है बहुत सारे डिज़र्ट का नाम जानते हैं, जैसे अपने भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? थार, ठीक है ना। थार जो है वो अपने भारत का सबसे बड़ा क्या है? मरुस्थल है। थार के बाद कौन हो जाता है? अपने एशिया का, हम लोग एशिया महादेश में रहते हैं ना, एशिया महादेश का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी गोबी, GOBI, ठीक है, गोबी। और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, उसमें नाम आएगा सहारा का, ठीक है ना। सहारा जो है वो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, ठीक है ना, सहारा। तो याद रखेंगे हम लोग इनके नाम। बताया जा रहा ना कि वनोन्मूलन, वनोन्मूलन का मतलब क्या हो गया? वनों की कटाई, ठीक है ना। सिंचाई का घटिया तरीका, समझ में आ रहा है ना। और क्या क्या? अधिक खेती करने से या अबाधित चराई, पशुओं को खुला छोड़ दे चरने के लिए, वो जितना चर जाए। एक आदमी साथ में रहते हैं पशुओं के चरने के टाइम, किस लिए? हाँकने के लिए कि भाई अब यहाँ ज़्यादा चर लिए हो, चलो आगे बढ़ो। समझ में आ रहा है ना। तो वो जो है अपना प्लेस क्या करते रहते हैं, बदलते रहते हैं, स्थान बदलते रहते हैं। अगर एक ही जगह पे अधिक चराई हो जाएगी तो वहाँ की मिट्टी जो है वो क्या होगी? बह जाएगी, बारिश के पानी में बह जाएगी। घास क्या करती है? मिट्टी को बांध के रखती है, ठीक है, मिट्टी के कणों को उड़ने नहीं देती है या बारिश के पानी में बहने नहीं देती है। कितनी भी तेज़ बारिश आ जाए, अगर घास की बूंदों पे, घास पे पड़े, वो कोई फ़र्क पड़ेगा? मिट्टी को नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वही घास वगैरह या कोई पौधे ना हो तो फर्क पड़ता है, ठीक है ना, ऊपरी परत जो है प्रभावित होती है। तो इसको हम लोग जो है क्या कहते हैं? मरुस्थलीकरण कहते हैं, ठीक है। और वाटर लॉगिंग किसको कहा जाएगा बताएं? वाटर लॉगिंग, यहाँ जलाक्रांति दिया है और मृदा लवणता। जलाक्रांति हम लोग कहते हैं जल के उचित निकास के बिना, शहरों में आजकल ये सबसे बड़ी समस्या बन गई है। बारिश आ रहा है तो सारा शहर जो है उसकी चकाचौंध जो है क्या हो जा रही है? एकदम मटिया मीट हो जा रही है, यानी बेकार हो जा रही है, ठीक है। बारिश आने के बाद पूरा ज़बरदस्त पानी जो है जमाव हो रहा है, जल का जमाव हो रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं क्या चीज़? वाटर लॉगिंग, ठीक है ना। खैर ये वाटर लॉगिंग जो है गाँवों की बात करी जा रही है। फसल को प्रभावित करने के साथ साथ मृदा की सतह पर क्या ला देता है? लवण की मात्रा। और हम लोग पढ़े हैं पिछले टॉपिक में कि बहुत सारे जीव होते हैं, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा है, जो अत्यधिक लवणता को सह सकते हैं क्या? नहीं सह सकते हैं। कुछ होते हैं जो सह सकते हैं, कुछ होते हैं जो नहीं सह सकते हैं। जो सह सकते हैं उनको क्या कहते हैं? यूरिथर्मल। और जो नहीं सह सकते हैं वो एस्टेनोथर्मल। बिल्कुल, एस्टेनोथर्मल जो है वो नहीं सह सकते हैं और यूरिथर्मल सह सकते हैं। तो जो लवण की बदलती हुई मात्रा को नहीं सह सकते हैं, क्या वो इस परिवेश में जीवित रह पाएंगे? बिल्कुल नहीं, जीवित नहीं रह पाएंगे, ठीक है ना। तो ये कारण बनता है जिससे भूमि की ऊपरी परत, ठीक है ना, परपटी पर जमा हो जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? जलाक्रांति और मृदा लवणता कहते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है और इससे भी जो है लॉन्ग टाइप ही क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। कहीं कहीं शॉर्ट टाइप जो है हम लोगों को दिया हुआ है, जैसे हाँ बिल्कुल, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एकदम, है कि वनोन्मूलन किसे कहते हैं, ठीक है ना। डिफॉरेस्टेशन इसको कहा जाता है इंग्लिश में, डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मतलब वनों की कटाई। वनों की कटाई हम लोग किसको कहते हैं?
तो वन प्रदेश का वन रहित क्षेत्रों में क्या हो जाना, रूपांतरित हो जाना, क्या कहलाता है, वनोन्मूलन कहलाता है। एक आकलन के अनुसार देखा जाए तो शीतोष्ण क्षेत्र में केवल 1% वन क्या हुए हैं, नष्ट हुए हैं, और उष्ण कटिबंध में लगभग 40% वन नष्ट हो गए हैं। शीतोष्ण कटिबंध और उष्ण कटिबंध हम लोग समझते हैं ना, ट्रॉपिक और टेम्परेट। भारत में खास तौर पे निर्वनीकरण की वर्तमान समस्या काफ़ी दयनीय है। 20वीं सदी के बाद से 20वीं सदी के प्रारंभ में भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग 30% भाग में क्या थे, अब कितना बचे हैं, 21% बच गया है। पहले 30% था, अब कितना है 21%, यानी मान के चलें कि 8.5% जो है वो जंगल कम हुआ है। 8.5% भारत के लिए बहुत है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। और सदी के अंत तक यह घटकर, ठीक है ना, कितना हो गया 21.54, एक एक करके पढ़ते हैं पॉइंट के बाद। भारत की राष्ट्रीय वन नीति 1988 में सिफारिश की गई। ये ईयर जो है याद रखेंगे, ये ऑब्जेक्टिव के लिए है, समझ में आ रहा है ना। भारत में राष्ट्रीय नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी को कब लाया गया, क्या बताएंगे हम लोग, 1988 में, ठीक है। मैदानी इलाकों में 33% जंगल क्षेत्र होने चाहिए, इस नियम में ये बनाया गया। राष्ट्रीय वन नीति में क्या बात बताई गई कि जितने मैदानी इलाके हैं वहाँ कितने जंगल होने चाहिए, और पहाड़ी क्षेत्रों में कितना जंगल होना चाहिए, 67% जंगल होना चाहिए, ठीक है ना। कितना जंगल होना चाहिए, 67%। तो ये हो गया हम लोगों का वनोन्मूलन के बारे में, ठीक है ना, एक परिचय। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग वनोन्मूलन होता कैसे है, ठीक है। तो वनोन्मूलन का कोई एक कारण नहीं है, बल्कि वनोन्मूलन में बहुत सारे कारक जो है वो शामिल है। सबसे पहले है कि वन प्रदेश को कृषि योग्य भूमि में बदलना, जंगल काट के और क्या लगाना वहाँ, खेत, क्योंकि खेत में तो लोग घर बना रहे हैं, तो खेत में लोग घर बना लेंगे तो फिर जो है खेती कहाँ करेंगे, तो उसके लिए सोच रहे हैं कि चलो जंगल को काट दें, जंगल काट के उसको क्या बना दे, खेत बना दे, और खेत को क्या बना दे, घर बना दे। खेत को जंगल नहीं, घर। जनसंख्या बढ़ रही है, ठीक है, जिससे मनुष्य की बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए भोजन उपलब्ध हो सके। ये पहला कारण है, किसका, वनोन्मूलन का। दूसरा कारण क्या है, जितने भी मतलब कीमती वृक्ष होते हैं, ठीक है, उनकी लकड़ी काफ़ी महंगी होती है। इमारती लकड़ी हो गई, जिसको टिम्बर कहते हैं हम लोग, और काष्ठ ईंधन, लकड़ी जलाया जाता है ना जी, आज भी खाना पकाने के लिए बहुत सारे जगह पे लोग जो है किसका इस्तेमाल करते हैं, लकड़ी का। पशु फार्म हो गया, अन्य कई उद्देश्यों के लिए जो है क्या किए जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं। काटो और जलाओ कृषि, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, जिसको आमतौर पे जो है उत्तर भारत में झूम खेती के नाम से जानते हैं। झूम खेती, झूम खेती मतलब काटो और जलाओ। एक जैसे एक भूभाग है हमारे पास, तो एक भूभाग में इसको 2 भाग में बांट देना है, ठीक है। एक तरफ क्या रहेगा, एक तरफ रहेगा खेत, एक तरफ क्या रहेगा, खेत, और एक तरफ क्या रहेगा, जंगल। समझ में आ रहा है ना। तो कुछ साल तक इसको चलने देंगे हम लोग ऐसे ही, और फिर उसके बाद क्या होगा कि एक बार जंगल को हम लोग जला देंगे, ठीक है ना, काट देंगे, मतलब मान के चलें कि यहाँ की सारी लकड़ियाँ काट ली गई, तो यहाँ पे सारी लकड़ियाँ काट ली गई जंगल की, अब वो जंगल आ जाएगा इस क्षेत्र में। समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे हम लोग पेड़ को बो देंगे, जंगल अचानक से थोड़े आएगा, पहले छोटा छोटा पेड़ लगाएंगे हम लोग, कोई समय के बाद आएगा, और तब तक के लिए खेत कहाँ चला जाएगा, जंगल वाले क्षेत्र में। जहाँ पहले जंगल था वहाँ खेत चला जाएगा, जहाँ खेत था वहाँ क्या आ जाएगा, जंगल आने दिया जाएगा। तो इसी को कहते हैं कभी उधर जंगल कभी इधर खेत, कभी उधर खेत कभी इधर जंगल, तो इसको झूम खेती कहते हैं, झूमते रहते हैं। समझ में आ रहा है ना, झूम खेती, ठीक है। वनोन्मूलन हो रहा है, काटो और जलाओ कृषि में कृषक जंगलों के वृक्षों को क्या कर देते हैं, काट देते हैं, ठीक है। और देखेंगे हम लोग, बताया जा रहा है ना कि राख का प्रयोग जो है उर्वरक के रूप में तथा उस भूमि का खेती के लिए पशु चारागाह के रूप में उपयोग किया जाता है। तो सवाल है कि वनोन्मूलन के परिणाम क्या क्या हैं, क्या मतलब नुकसान देखने को मिल रहा है, क्या रिजल्ट देखने को मिल रहा है वनोन्मूलन में, जंगलों की कटाई से क्या रिजल्ट देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले तो इसकी मात्रा बढ़ रही है, हम लोग जानते हैं इसकी मात्रा बढ़ेगी, पेड़ कम होंगे, गाड़ियाँ ज़्यादा होंगी। आज हम लोग
देखे जाके एजेंसी में, चाहे सेकेंड हैंड गाड़ियों वाली हो या नई गाड़ियों वाली हो, चाहे 4 व्हीलर हो या 2 व्हीलर हो, पर डे कितनी गाड़ियाँ निकल रही हैं। क्या उतने पेड़ लगाए जा रहे हैं? नहीं लगाए जा रहे हैं। तो फिर उनसे निकलने वाला धुआं कौन एब्जॉर्ब करेगा? कोई नहीं। तो इसलिए CO2 की मात्रा में क्या होगी? वृद्धि होगी। वृक्ष जो अपने जैव भार में काफ़ी अधिक कार्बन धारण कर सकते थे, ठीक है ना, वृक्ष अपने पास बहुत ज़्यादा कार्बन जो है स्टोर करके रखते हैं, ठीक है ना। वनोन्मूलन के कारण क्या हो रहे हैं? नष्ट हो रहे हैं, पेड़ भी जो है नष्ट हो रहे हैं, ठीक है। वनोन्मूलन के कारण आवास नष्ट होने से जैव विविधता में कमी होती है। जैव विविधता मतलब जंगल काट रहे हैं तो केवल पेड़ थोड़े काट रहे हैं हम लोग, हाँ, वहाँ रहने वाले, उस पेड़ पर रहने वाले जीव जंतु को भी प्रभावित कर रहे हैं। समझ में आ रहा है ना। तो इससे जैव विविधता हमारी क्या होगी? कम होगी। इसके कारण जलीय चक्र, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बिगड़ जाता है, मिट्टी का अपरदन होता है, और चरम मामलों में इसका मरुस्थलीकरण बहुत ज़्यादा अगर हो गया, जंगलों की कटाई, तो डेजर्टिफिकेशन होता है। तो ये सारे परिणाम हैं, किसके परिणाम हैं? वनों की कटाई के। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आ जाएगा लिखने के लिए तो हम लोग जो है नहीं लिख पाएंगे, एकदम लिख सकते हैं, बहुत मतलब अच्छे से लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो पुनर्वनीकरण के बारे में हम लोग देखते हैं। रिफॉरेस्टेशन किसको कहते हैं? रिफॉरेस्टेशन बताएं। जिसमें वन को फिर से लगा दिया जाता है, ठीक है ना, वन को फिर से लगा दिया जाता है, जो पहले कभी मौजूद था जिसे नष्ट कर दिया गया है, वहाँ पे फिर से वनों को लगाना क्या कहलाता है? रिफॉरेस्टेशन। निर्वनीकृत क्षेत्र में पुनर्वनीकरण जो है प्राकृतिक रूप से भी हो सकता है। जहाँ पे जंगलों की कटाई हो चुकी है, अगर उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए, कुछ नहीं किया जाए, अपने आप वहाँ जंगल आएंगे। समझ में आ रहा है ना, अपने आप जंगल आएंगे। फिर भी वृक्ष रोपण करके इस कार्य में हम लोग तेजी ला सकते हैं, लेकिन जो अपने आप आएंगे उसमें हम लोग जानते हैं थोड़ा टाइम लगेगा, और हम लोग खुद से पेड़ लगा देंगे तो क्या होगा? जल्दी होगा, ठीक है। ऐसा करते समय उस क्षेत्र में पहले से मौजूद जैव विविधता का भी ध्यान रखा जाता है। ये ध्यान रखा जाता है कि पहले से कौन कौन से पेड़ वहाँ मौजूद थे। समझ में आ रहा है ना, ये हो जाता है। तो अब हम लोगों को देखना है वन संरक्षण में लोगों की क्या चीज़? भागीदारी। एक अध्ययन, बहुत अच्छा अध्ययन है, हम लोग पढ़े भी हैं, जानते भी हैं इसको। कब हुआ था ये? 1731 में, 1731 में, ठीक है ना। आज इसको लेके समाज जो है बहुत सक्रिय हुआ है, तरह तरह के इन पे वीडियोस बनाए जा रहे हैं। समझ में आ रहा है ना। पहले इनकी कोई पहचान नहीं थी, इसीलिए कभी कभी ज़रूरी होता है एक बड़ा हाथ मारना। बड़ा हाथ मारना मतलब एक बड़े आदमी को धमकी मिली, सब लोग उसका पूरा हिस्ट्री निकालने लगे कि भाई कौन है कौन है कौन है। समझ में आ रहा है ना, समझ गए होंगे हम लोग किसकी बात कर रहे हैं। हाँ, तो एक आदमी को मतलब मारने की धमकी क्या मिली, सारे लोग उसके पीछे पड़ गए कि भाई कौन है, क्या है, किस समुदाय से आते हैं, किस समाज से आते हैं, उनका बिहेवियर क्या होता है। तो कुछ बड़ा करने के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए कभी कभी उस हद तक भी जाना पड़ता है। हाँ, समझ में आ रहा है ना। तो देखें हम लोग, ये उन्हीं की कहानी है, कहीं ना कहीं ये उन्हीं के वंशज हैं। 1731 की बात करी जा रही है, जाहिर है 1731 में जो उनके वंशज होंगे, ठीक है ना, उनके पूर्वज होंगे, ठीक है ना, उनके पूर्वजों की ही कहानी है ये, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग भारत में इसका इतिहास जो है ना लंबा है। ये तो एक छोटा सा उदाहरण है, ऐसे ऐसे कई सारे बिश्नोई जो है ना अपनी जान कुर्बान कर दिए हैं नेचर के लिए, केवल प्रकृति के लिए जो है अपनी जान कुर्बान किए हैं। ये एक दो उदाहरण नहीं है, एक दो उदाहरण से जो है कुछ नहीं हो जाता है। इसके पहले जो अनकही बातें हैं, अनटोल्ड स्टोरी, समझ में आ रहा है ना, उसको हम लोग जानने की कोशिश करेंगे तो पता चलेगा कि बिश्नोइयों ने बहुत ज़्यादा क्या किया है, बलिदान दिया है नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए। क्योंकि नेचर को वो मतलब अपना एक तरह से क्या मानते हैं, भगवान मानते हैं। समझ में आ रहा है ना, मानना भी चाहिए, नेचर जो है वो भगवान है। समझ में आ रहा है ना जिस चीज़ को हम लोग देखें उसमें अगर भगवान समझ में आ रहा है कि है तो वाकई है उसके अंदर, अगर नहीं मानते हैं तो नहीं है। देखें 1731 में राजस्थान के जोधपुर में एक नरेश थे, ठीक है ना, शायद उनका नाम अजय सिंह था, ये ज़्यादा कंफर्म नहीं है लेकिन नाम यही था उनका। तो अजय सिंह राजा जो थे ना, जोधपुर के राजा थे, ये एक नया महल बनाने के लिए अपने एक मंत्री से लकड़ी का क्या करने के लिए कहे, इंतजाम करने के लिए कहे।
ठीक है ना। राजा मंत्री से बोले कि जाओ लकड़ी लेके आओ जंगल से, नया महल तैयार करना है। राजा के मंत्री और कर्मी एक गांव में चले जाते हैं और संयोग से उस गांव में कौन रहते हैं? बिश्नोई लोग रहते हैं। भेंट हो गया उनका भी बढ़िया से। तो यहाँ पे ये लोग चले गए और जाके वृक्ष काटने की कोशिश की है, ठीक है ना। पेड़ काटने की शुरुआत कर रहे थे। धीरे धीरे पता चला कि भाई पेड़ काटने के लिए आए हैं राजा के मंत्री सिपाही, ठीक है ना, कर्मी सब। तो बिश्नोई परिवार की एक महिला थी, देखे जरा, दिन का समय था, सारे जो है पुरुष काम पे गए हुए थे, महिला जो है निकल के आई, महिला, ठीक है ना। बिश्नोई परिवार की एक महिला थी, नाम था क्या चीज़? अमृता देवी, ठीक है ना। क्या नाम था? अमृता देवी। एक महिला ने अद्भुत साहस का परिचय दिया, ठीक है ना। वो क्या हुई? जाके पेड़ से लिपट गई, पेड़ से चिपक गई, ठीक है ना, चिपक कर खड़ी हो गई। तो यहाँ पे एक जो है डाउट आता है, सारे स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि यही चिपको आंदोलन था क्योंकि चिपक गई। समझ में आ रहा है ना? ये चिपको आंदोलन था। चिपको आंदोलन ये नहीं था, इसको बिश्नोई आंदोलन कहते हैं। क्या कहते हैं? बिश्नोई आंदोलन। चिपको आंदोलन जो है वो कहाँ हुआ था? हिमालय के गढ़वाल में। समझ में आ रहा है ना? 1974 में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में। समझ में आ रहा है ना? तो वो अलग था, ये अलग है। आगे हम लोग उसको भी देखेंगे, यहाँ देखें दिया है उसके बारे में भी। 1974 में ये हुआ था, ठीक है ना। और ये कब हुआ था? 1731 में। ये लोग ज़्यादा नेम फेम नहीं कमा पाए क्योंकि उस समय सोशल मीडिया वगैरह उतना ज़्यादा नहीं था। नहीं तो सोचे जरा 1731 में आज के ज़माने का अगर सोशल मीडिया होता, पूरी दुनिया में उनका नाम होता। समझ में आ रहा है ना? और उनको जो है हो सकता है कि प्रकृति से प्रकृति को बचाने के लिए कुछ पुरस्कार भी जो है और विशेष प्रकार का मिलता, ठीक है ना। तो देखे हम लोग, चिपक कर खड़ी हो गई और उसने राजा के लोगों से कहा कि वृक्ष को काटने से पहले मुझे काटने का साहस करो। तो राजा के मंत्री लोगों को साहस थोड़े करना है, तो साहसी हैं तभी राजा जो है उनको रखे हैं। साहस दिखा दिया सब मंत्री। समझ में आ रहा है ना? फटाफट जो है क्या किया बताएं? वृक्ष की रक्षा अपने जीवन से कहीं बढ़कर है, उन्होंने कहा था। दुख की बात यह है कि राजा के लोगों ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और पेड़ के साथ साथ उसको भी क्या किए? काट दिए। समझ में आ रहा है ना? पेड़ के साथ साथ उसको भी काट दिए। निर्दयी थे बिल्कुल। वही तो बोल रहे हैं कि आज के ज़माने का सोशल मीडिया अगर होता ना तो राजा को भागना पड़ जाता। समझ में आ रहा है ना? हाँ, राजा को भागना पड़ जाता उस समय। तो उसके बाद उसकी 3 बेटियां, ठीक है ना, और बिश्नोई परिवार के सैकड़ों लोगों ने वृक्ष की रक्षा में अपने प्राण गंवा दिए। उसके देखा देखी जब देखी उनकी बेटियां, तीनों बेटियां, कि भाई माँ को जो है काट दिया लोग। समझ में आया ना? तीनों बेटियां निकली और वो भी जो है क्या हो गई? पेड़ से चिपक गई, ठीक है ना। वो भी पेड़ से चिपक गई, उनको भी काट डाला इन्होंने। आसपास के लोग देखे, ठीक है ना, बाकी परिवारों के, वो भी अपने घरों से निकले और फटाफट जो है पेड़ से चिपकने लगे। लेकिन दुख की बात ये रही कि राजा के मंत्रियों ने, कर्मियों ने किसी की नहीं सुनी, सबको काट डाला, सबको। निर्दयतापूर्ण था ये, काफ़ी ज़्यादा निर्दयतापूर्ण था, ठीक है ना। इतिहास में कहीं भी इस प्रकार की प्रतिबद्धता की कोई मिसाल नहीं है। पूरा हिस्ट्री उठा के देख लेंगे, इस तरह से जो है लोगों ने अपना जीवन कुर्बान आज तक किसी चीज़ के लिए नहीं किया है। समझ में आ रहा है ना? जबकि पर्यावरण की रक्षा के लिए मनुष्य ने अपना बलिदान कर दिया। हाल ही में, ठीक है ना, भारत सरकार को कहीं से ये बात मालूम चली और उसने जो है क्या किया? अमृता देवी बिश्नोई वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार देना शुरू किया। समझ में आ रहा है ना? ये पुरस्कार किनको दिया जाता है? ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को। ग्रामीण क्षेत्र के वैसे लोग या ऐसे समुदाय, ठीक है ना, जो वन्य जीवों की रक्षा के लिए अद्भुत साहस और समर्पण दिखाते हों, उनको मिलता है कौन सा पुरस्कार? अमृता देवी बिश्नोई वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार। इतना तो करना बनता है किसी सरकार के लिए, अगर उसके प्रजा ने अपनी जान ऐसे जो है गंवाई हो, उसके नाम पे एक अवार्ड तो बनता है कम से कम। जो लोग भी उसके जैसा साहस दिखाएंगे उनको जो है ये पुरस्कार मिलेगा। समझ में आ रहा है ना? ऐसा ही एक और दूसरा हम लोगों को देखने को मिला है, ठीक है ना। किनके नेतृत्व में बताएं?
सुंदरलाल बहुगुणा। और ये किस आंदोलन की बात करी जा रही है? ये चिपको आंदोलन था। समझ में आ रहा है ना? ये चिपको आंदोलन था जो हिमालय के गढ़वाल में हुआ था। कहाँ पे हुआ था ये? हिमालय के गढ़वाल में, ठीक है ना। कौन सा आंदोलन? चिपको आंदोलन। कब? सन 1974 में। यहाँ पे ठेकेदार जो थे ना वो पेड़ काट रहे थे और वृक्षों की रक्षा के लिए इससे चिपक कर स्थानीय महिलाओं ने काफ़ी क्या किया? बहादुरी का परिचय दिया। स्थानीय महिलाएं फिर से कहीं ना कहीं उनको सब मतलब सुनने में आया होगा कि भाई ऐसा भी हमारे इतिहास में हुआ है एक समय में, और उन्होंने भी जो है अद्भुत साहस का परिचय दिया, ठीक है। विश्व भर में लोगों ने चिपको आंदोलन की सराहना करी है, ठीक है ना। फेमस तो यही है चिपको आंदोलन। बिश्नोई आंदोलन को कौन जानता है? इवन बिश्नोई आंदोलन को भी लोग जो है चिपको आंदोलन का नाम दे देते हैं, है ना। लेकिन वो अलग था और वो मतलब बेहतर होना चाहिए, इसलिए कि ये पहले हुआ था, सबसे पहली बार हुआ था, प्लस वहाँ पे लोगों को मार दिया गया था। समझ में आ रहा है ना। और उतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी जो है उसको नहीं मिली, ठीक है ना। उतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी मतलब ज़्यादा लोग जो है उसको जान नहीं पाए। स्थानीय समुदायों की भागीदारी के महत्व को महसूस करते हुए भारत सरकार ने 1900 दशक में, अब ये भारत सरकार को लग गया कि भाई लोकल लोग छोड़ने वाले नहीं हैं, जो लोग जंगल में आदिवासी समूह जो रह रहे हैं, ठीक है ना, वो अब जंगलों का नुकसान होते देख चुप नहीं रहने वाले हैं। तो सन 1980 में सरकार ने एक नया पॉलिसी ला दिया। क्या लाया नया पॉलिसी? JFM। क्या लाया था? JFM। JFM मतलब ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, संयुक्त वन प्रबंधन। संयुक्त वन प्रबंधन में क्या था? इसमें बताया गया कि भाई वनों की दावेदारी 2 लोग पेश कर सकते हैं। वनों की दावेदारी कितने लोग पेश कर सकते हैं? 2 लोग। कौन कौन? एक जो वहाँ के स्थानीय निवासी है, स्थानीय आदिवासी समूह है, जो लोग वहाँ रह रहे हैं, जंगलों में रह रहे हैं या जंगलों के आसपास के इलाकों में रह रहे हैं, वो उन जंगलों से निकलने वाले पेड़ों की लकड़ियाँ वगैरह चुन सकते हैं। पेड़ काट नहीं सकते हैं, उनको ये भी इजाज़त नहीं है। लकड़ियाँ चुन सकते हैं। अगर फल मिल रहा है फल ले सकते हैं, गोंद मिल रहा है गोंद ले सकते हैं, औषधि मिल रहा है औषधि ले सकते हैं। मतलब ये सारे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पेड़ों को काट नहीं सकते हैं। और दूसरा अधिकार किसका है? सरकार का। ये JFM में ये बात बताई गई कि 2 लोग ही दावेदार होंगे। जंगलों के दावेदार कितने लोग होंगे? 2 लोग होंगे। कौन कौन? एक स्थानीय लोग जो वहाँ रह रहे हैं, ठीक है, और दूसरे कौन? सरकार, ठीक है ना। यहाँ दिया हुआ है, देखें बताया जा रहा है ना कि जिससे कि स्थानीय समुदायों के साथ मिलकर काफ़ी अच्छी तरह से वनों की क्या की जाए? रक्षा की जा सके, प्रबंधन किया जा सके। वनों के प्रति उनकी सेवाओं के ये बदले समुदाय विविध प्रकार के वनोत्पाद जैसे कि फल, गोंद, रबड़, दवाई, इन सब का लाभ उठा सकते हैं। समझ में आ रहा है ना। लेकिन पेड़ों को काटने की बात आएगी तो पेड़ काट नहीं सकते हैं। समझ में आ रहा है ना। पेड़ जो है काट नहीं सकते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। समझ में आ रहा है ना। किस में? संयुक्त वन प्रबंधन में। समझ में आ रहा है ना। संयुक्त वन प्रबंधन में। तो ये था हम लोगों का क्लास 12th का बायोलॉजी, जो हम लोगों ने 2 बार पढ़ा है ना। 2 बार हम लोगों ने पढ़ लिया। अब बारी है सिर्फ टेस्ट की, ठीक है ना। बचे हुए दिनों में जब तक हम लोगों का फेयरवेल वेलफेयर के साथ नहीं हो जाता है तब तक जो है, हाँ 27 को, 27 को जो है लास्ट क्लास हम लोगों का होगा। क्लास क्या, उस दिन बस आएंगे सभी लोग 27 को, 27 को, हाँ 26 को था प्लान, लेकिन थोड़ा मॉडिफाई किया गया उसको, हाँ दिक्कत होगी। तो 26 के बदले जो है हम लोग 27 को करेंगे। और 26 को संडे भी हो रहा है। समझ में आ रहा है ना। तो संडे को सब लोग जो है थोड़ा रेस्ट करें, आराम करें। 27 को हम लोग जो है आखिरी दिन आएंगे। और 27 को सबको आना मोस्ट है, इम्पॉर्टेंट है उस दिन आना, ठीक है। अपना एक्सपीरियंस वगैरह सब लोग शेयर करेंगे। और उसके बाद भी या अभी भी लाइव तो हम लोग जुड़े ही रहेंगे, ठीक है ना। चैनल पे हम लोग बने रहेंगे। जो जो नोटिफिकेशन जाता है, जैसा कल 7 बजे के आसपास जो है हमने एक लिंक भेजा हुआ था, ठीक है ना, उसमें चैप्टर 6 का ऑब्जेक्टिव था। तो ऐसे ऐसे करके लिंक जाते रहेगा, यानी घर बैठ के भी जो है हम लोग
क्लास का आनंद ले सकते हैं, ठीक है ना। डेली क्लास में कुछ ना कुछ जो है हम लोगों को कंटेंट मिलेगा, ठीक है। तो एक दो चीज़ें हम लोग देख लेते हैं ज़रा, और ठीक है, और इन चीज़ों में सबसे पहले जो है दो पिक्चर हम भेजे हुए थे जिसको हम लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है ना। कौन कौन सा इम्पोर्टेंट जो है नेशनल पार्क है, ठीक है ना, ये सब भेजे थे ना, तो उसको हम लोग याद कर लेंगे एक बार। ये जो अलग अलग टाइप के साइकिल हैं, न्यूट्रिएंट साइकिल, ठीक है ना, इसमें हम लोगों को जो ज़रूरी चीज़ें दी गई हैं एक बार फिर से एक समझते हैं इकोलॉजी से। कुछ साइंटिस्ट लोगों का नाम है, शुरुआत में देखेंगे हम लोग ज़रा। साइंटिस्ट लोगों का नाम है, ये इनके बारे में तो जानते हैं, रामदेव मिश्रा, ठीक है ना, लेकिन इनके बारे में नहीं आएगा सवाल इस बार, इनके बारे में नहीं पूछा जाएगा। समझ में आ रहा है ना, क्यों नहीं पूछा जाएगा? पिछले ही बार पूछा था, तो इस बार जो है इसको नहीं पूछा जाएगा। ये जो है पूछा जा सकता है यहाँ पे दो लोगों का नाम याद रखेंगे, एक अर्नेस्ट हीकल और एक रीटर, ठीक है ना। अर्नेस्ट हीकल क्या थे बताएं? द टर्म इकोलॉजी वॉज क्वाइंड, ठीक है ना। ये जो शब्द हम लोग अभी जो हमने यूनिट ख़त्म किया है इकोलॉजी, इस इकोलॉजी वर्ड को बनाने वाले कौन थे? अर्नेस्ट हीकल थे, ठीक है। और फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है? राइटर। ये पूछ सकता है, रीटर, ठीक है ना। ये इंडियन इकोलॉजी के फादर थे, रामदेव मिश्रा। रामदेव मिश्रा जो है किसके फादर थे? इंडियन इकोलॉजी के फादर थे, ठीक है ना। और प्लांट्स के लिए जो है इकोलॉजी वर्ड का यूज़ किया गया था सबसे पहले वार्मिंग के द्वारा, समझ में आया ना, वार्मिंग के द्वारा। तो ये था हम लोगों का कुछ साइंटिस्ट लोगों का नाम, ठीक है। हाँ, एक ब्रूड पैरासिटिज्म जो है ना, वो हमने नहीं बताया है इस चैप्टर में। ब्रूड पैरासिटिज्म बताएंगे किसको कहते हैं? ब्रूड पैरासिटिज्म हम लोग कहते हैं, ये देखें कोयल और कौवे का रिलेशन है, याद आ रहा है? कोयल और कौवे में जो है ना ऐसा रिलेशन होता है, जो हम लोगों ने देखा होगा कि कोयल बर्ड जो है अपने अंडे कहाँ देती है बताएं? कौवे के घोंसले में देती है। कोयल जो है अपने अंडे कहाँ देती है? कौवे के घोंसले में। यहाँ देखें हम लोग ब्रूड पैरासिटिज्म का एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है ना। तो कोयल जो है अपने अंडे कौवे के घोंसले में क्यों देती है बताएं? कोयल जो है वो अपने अंडे कौवे के घोंसले में इसलिए देती है क्योंकि दोनों के अंडे जो है एक समान होते हैं, ठीक है ना। दोनों के अंडे एक समान होते हैं। कौवा जब अपने अंडों को सेने जाता है उस समय जो है वो क्या करता है? कोयल के अंडों को भी गलती से से देता है। उसको थोड़ी ना पता है कि कौन कोयल का है कौन कौवा का है, उसको भी से देता है और उसकी रक्षा भी करता है। कोयल के अंडों की रक्षा भी करता है। अंडा टूटेगा तब पक्षी निकलेंगे जब उसमें से, तब दिखाई देगा ओ ये तो कोयल है, ठीक है। अंडा फूटा, पक्षी निकले, तब दिखाई देगा अरे ये तो कौवा है। तो बाद में पता चलता है, लेकिन पहले क्या होता है? पहले जो है वो दोनों के अंडे जो है क्या होते हैं? एक समान होते हैं। तो कोयल को जो है इस बात से मतलब थोड़ी सी राहत होती है कि भाई हमको अंडों की देखभाल, अंडों की रक्षा नहीं करनी है। और इसी बात को हम लोग क्या कहते हैं? ब्रूड पैरासिटिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रूड पैरासिटिज्म, ठीक है। तो ये ब्रूड पैरासिटिज्म हो गया। ये सब प्रीडेशन वगैरह हम बताए हैं, प्रीडेशन हो गया और पैरासिटिज्म हो गया। 6 प्रकार का जो है कुल हम लोग पढ़े होंगे। क्या चीज़? पॉपुलेशन इंटरेक्शन, ठीक है ना। इन चीज़ों को याद रखेंगे हम लोग। और एक दो पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं इसमें जो दिए गए हों। हाँ, थर्मोडायनेमिक्स हम लोग पढ़े हैं ना। थर्मोडायनेमिक्स जो है वो किस में पढ़े हैं? केमिस्ट्री में या फिजिक्स में? हाँ, केमिस्ट्री में पढ़े हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स के कुछ नियम बनाए गए हैं। थर्मोडायनेमिक्स के कितने नियम हैं? 2 नियम हैं, जो बायोलॉजी में भी आ जाता है। समझ में आ रहा है ना? थर्मोडायनेमिक्स के कितने नियम होते हैं? 2 नियम। एक है हम लोगों का फ्लर्ट और एक है स्लॉट। फ्लर्ट स्लॉट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और स्लॉट हो गया क्या चीज़? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है ना। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। दोनों नियम को एक बार हम लोग देख लेते हैं। ये फर्स्ट लॉ जो कहता है ना, ये बात हम लोगों को क्लास 9th में ही बता दी गई थी कि हम लोग ऊर्जा का न तो निर्माण कर सकते हैं न ही उसका विनाश कर सकते हैं। ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है न ही उसको
उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि उसको एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को अभी हम लोग प्रकाश ऊर्जा में बदल रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? क्लासरूम में लाइट जल रहा है जो, तो लाइट जो है ये किसका एग्जाम्पल है? ये यहाँ पे आ रहा है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है, लेकिन वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं किस में? लाइट एनर्जी में। समझ में आ रहा है ना? प्रकाश ऊर्जा में जो है हम लोग रूपांतरित कर रहे हैं। तो ऊर्जा को न तो निर्मित किया जा सकता है, ना ही इसका विनाश संभव है। ऊर्जा को क्या कर सकते हैं हम लोग? एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। ठीक है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, स्लॉट, ये क्या बताता है? द ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी फ्रॉम वन टू अनदर ऑर्गेनिज्म लीड्स टू लॉस ऑफ एनर्जी एज हीट ड्यू टू मेटाबॉलिक एक्टिविटी। समझ में आ रहा है ना? हर पोषी स्तर पे, जैसे मान के चले पौधे हो गए, पौधों को कौन खाया? बकरी। बकरी को कौन खाया? शेर, बाघ, ठीक है, या मनुष्य, जो भी है। तो पेड़ पौधों में ऊर्जा है, ठीक है ना? उस ऊर्जा की कुछ मात्रा जो है क्या होती है? सामुदायिक ऊर्जा के रूप में, कम्युनिटी हीट के रूप में निकलती है। फिर उसको जो खाएगा कौन? बकरी। तो बकरी के पास ऊर्जा है, लेकिन उस ऊर्जा की कुछ मात्रा जो है क्या होगी? सामुदायिक ऊर्जा के रूप में निकल जाएगी। ठीक है ना? यानी हर एक पोषी स्तर पे ऊर्जा की कुछ मात्रा जो है क्या हो जाती है? निकल जाती है। किसके रूप में? सामुदायिक ऊर्जा के रूप में। इसका पिक्चर हम लोग देखे थे एनसीईआरटी में, देखे थे ना? याद आ रहा है? ये कौन सा नियम है? ये स्लॉट है। स्लॉट यानी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई हम लोगों की। अब इसके बाद जो है मतलब यहाँ जीएफसी डीएफसी हम लोग पढ़े ही हैं, याद है ना? जीएफसी और डीएफसी। पिरामिड्स के बारे में जानकारी है ना? पिरामिड्स तो इकोलॉजी में और चीज़ें जो है हम लोगों के पास अब नहीं है बची हुई। ठीक है ना? इकोलॉजी में और चीज़ें जो है अब नहीं है। अगर किसी को कोई डाउट होगा, ठीक है ना, पूरे बुक में से अब हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो पूरे बुक से करेंगे, ओवरऑल बुक से करेंगे। तो पूरे बुक में अगर किसी को भी कोई डाउट होता है तो कल से जो है उसको पूछना स्टार्ट करें। ठीक है। बाकी टेस्ट के लिए हम लोग प्रिपेयर रहें। कल हम लोगों का लास्ट यूनिट का टेस्ट होगा। यूनिट नंबर कितना? 10। यूनिट 10 जिसके अंडर में कितने चैप्टर्स हैं? 4 चैप्टर्स हैं, 13, 14, 15 और 16। ठीक है ना? इसके बाद बायोलॉजी खत्म हमारा। मंडे को होगा एक मॉडल पेपर का टेस्ट, फर्स्ट मॉडल पेपर। नहीं, ये मॉडल पेपर सस्पेंस में रहेगा। 10 मॉडल पेपर है, क्योंकि अब हम लोगों को ओवरऑल बुक पे जो है नज़र डालना है। समझ में आ रहा है ना? तो ये मॉडल पेपर नहीं बताने वाले हैं कि कौन से मॉडल पेपर का टेस्ट होगा। इट मे बी पॉसिबल कि एक मॉडल पेपर से कुछ क्वेश्चन रहेगा, दूसरे मॉडल से कुछ क्वेश्चन रहेगा, मतलब सबसे मिक्स भी हो सकता है। तो हमारे पास 10 मॉडल पेपर हैं और उस 10 मॉडल पेपर में से कहीं से भी सवाल पूछा जा सकता है, लेकिन क्वेश्चन का जो नंबर होगा वो मॉडल पेपर के बेसिस पे ही होगा। 28 जो है क्या होंगे? ऑब्जेक्टिव। 28 या 30 ऑब्जेक्टिव होंगे, 30 कर लिया जाएगा उसको। 11 के आसपास में क्या होगा? सब्जेक्टिव शॉर्ट टाइप, और 8 के अराउंड जो है हो जाएगा हम लोगों का लॉन्ग टाइप। तो प्रिपरेशन जो है अपना कंटिन्यू करें, कल टेस्ट होगा।